नाज़रीन, इसराइल की जानिब से ईरान पर बड़ा हमला किया गया, जिसके नतीजे में ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह समेत अहम शख्सियात के शहीद होने की इत्तलात है। ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि इस हमले का जवाब भी दिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। इससे पहले कि हम मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करें, गुज़िश्ता नशिस्त में आपकी जानिब से जो बात कही गई थी, पहले हम वो क्लिप देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये जो 2 महीने का टाइम था ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि मैंने 2 महीने का टाइम दिया था ईरान को कि वो अपने मामलात हल करे। 2 महीने का टाइम जो है वो जुमेरात को ख़त्म हो रहा है, और जुमेरात को, जुम्मे को, ये बस अगले 24-48 घंटों में वो 2 महीने ख़त्म हो रहे हैं। और उसके बाद इतवार को अभी तक जो ऐलान हुआ है वो ये है कि स्टीव वित्कॉफ की ओमान में मुलाकात हो रही है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से। ओमान ने ऐलान कर दिया इस बात का। ईरान की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई और स्टीव वित्कॉफ भी चुप हैं, लेकिन ओमान की तरफ से ऐलान हो गया है उनके वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि नहीं, छठा राउंड होगा, ओमान में होगा। ईरान ने कहा है कि एक तो यह है कि हम यहाँ पे मिलिट्री, यूएस मिलिट्री बेसिस को भी भूल जाएंगे कि कौन सा मुल्क है, दोस्त है, ये है, वो है। उसके पास अगर अमेरिकन बेसिस है और वहाँ से फ्लाई हो तो हम उस मुल्क पर अटैक करेंगे। डॉक्टर साहब, इसराइल की जानिब से ईरान पर जो हमला किया गया है, मशरिक़ वस्ता में नई जंग छिड़ गई है। देखिए, ये अभी तो ये सिलसिला चूँकि जारी है, अभी हमले अभी भी जारी हैं जी, तो उस पर हम ये बात कर सकते हैं दरमियान में कि और कि अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे क्या मामला जाते हैं, किस तरह जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो मैसेज है तो सोशल पे जो उन्होंने आज के सूरत हाल के हवाले से दिया, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट स्लाइड यहाँ दिखा सकूँ। आई गिव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक अ डील। मैंने चांस पे चांस दिया उनको कि वो एक डील करें। आई टोल्ड देम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स टू जस्ट डू इट, बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड, नो मैटर हाउ क्लोज दे गॉट, दे जस्ट couldn't get it done. I told them it could be much worse than anything they know, anticipated, and were told that United States make the best and most lethal military equipment anywhere in the world by far, or Israel has a lot of it. Same. And much more to come, with much more to come, and they know how to use it. यानी इसराइल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद certain Iranian hardliners spoke bravely, but they did not know what was about to happen. They are all dead now. And it was only get worse. अभी ये ख़राब और होगा, ठीक है। There has already been great death and destruction, but there is still time to make this slaughter with next already planned attacks being even more brutal. मज़ीद ख़तरनाक और तबाहकुन हमले होने जा रहे हैं और उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। ईरान मस्ट मेक अ डील बिफोर देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। कुछ भी ना बचे उससे पहले ईरान को डील करनी होगी, एंड सेव व्हाट वाज वंस नोन एज ईरानियन एम्पायर। बचाना होगा जो एक ज़माने में ईरानियन एम्पायर जिसको कहा जाता था, उसको बचाना होगा, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। नथिंग बिफोर देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। नो मोर डेथ। फिर वो उसके बाद कह रहे हैं नो मोर डेथ, इसकी क्लोजिंग है वो इस तरह कर रहे हैं, नो मोर डिस्ट्रक्शन जस्ट डू इट। अगर इसके आखिरी जुमले हम दिखा सकें, वो इसकी क्लोजर ऐसे कर रहे हैं, नो मोर डेथ, नो मोर डिस्ट्रक्शन, जस्ट डू इट बिफोर इट इज़ टू लेट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, अब बात ये सारी कि ये एक ऐसी सूरत हाल सामने हमारे आ गई है जो इंतहाई पेचीदा है। अच्छा, पेचीदा यानी चंद पेचीदा तरीन अगर हम कहें कि तारीख़ में कोई मामलात हो सकते हैं तो वो इस वक्त जो कुछ ईरान में हो रहा है। ईरान की कोई जो 2500 या 2600 साल रिकॉर्डेड तारीख़ है, पुरानी तहजीब है ना ईरान की, तो उसमें अगर आप उन किसी भी कहीं से भी उनकी पुरानी से पुरानी
तारीख़ आप उठा लें तो आप हनामंशी सल्तनत में चले जाएं, जिसको एकनोमिड एम्पायर कहा जाता है। उस दौर में चले जाएं, साइरस आज़म ने जो बनाई थी, और वो जो है वो यूनान से लेके और फिर वो ये दरिया सिंध तक फैली हुई और बहुत ज़्यादा, और उसको फिर अलेक्जेंडर ने ख़त्म किया था कि सिकंदर आज़म, और सिकंदर आज़म ने उसे ख़त्म किया था। और वहाँ पर जो है वो जिसको पेर्सिपोलिस कहते हैं, पेर्सिपोलिस एक साइरस आज़म ने एक बड़ा महल एक बनाया हुआ था, या महलात थे या तो उसको सिकंदर आज़म ने वहाँ पे, क्योंकि ग्रीक्स थे, यूनानियों के साथ एक मामला था, तो उन्होंने उसको तबाह कर दिया था, आग लगा दी थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद वो वहीं तक महदूद रहे। ये इसको उर्दू में कहते हैं तख्ते जमशेद। ये जो लफ्ज़ है ना जमशेद उनके एक किसी उस ज़माने के बादशाह के बेटे के, तो ये सिकंदर आज़म वो हो गया एक वाक़या। अच्छा, उसके बाद ये आप चले जाएं, अशकानीज़ का दौर आता है जिसको पार्थियंस कहते हैं, पार्थियंस वो दौर देख लें, सल्तनत उनकी। या फिर उसके बाद जो है वो सासानी आते हैं, फिर उसके बाद सफ़वीज़ आते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ये बहुत बड़ी एक पार्ट, मतलब एक दफ़ा वो ग्रीक्स को चैलेंज करते हैं, फिर वो जो है वो रोमन्स को चैलेंज करते हैं। ये सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत है ना, ईरानियन एम्पायर। फिर ये बाज़ंतीनियंस को जो है वो चैलेंज करते हैं। फिर इस्लाम यहाँ पे आता है हज़रत दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। और फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ डायनेस्टीज़ आती हैं, कजर डायनेस्टी, और फिर उसके बाद पहलवी ख़ानदान, और फिर इनकलाब आ जाता है, और इस्लामी इनकलाब 79 का। लेकिन दरमियान में दो सिर्फ वाक़यात ऐसे हैं जहाँ पे हमें नज़र आता है कि वो ईरान के ऊपर कोई हमला हुआ। मतलब जो मुसलमान आए थे तो वो तो आप समझे ना कि वो सल्तनत आगे एक्सपेंड हो गई, या एक वो अलेक्जेंडर ने जो किया, सिकंदर आज़म ने, या एक दरमियान में मंगोल आ गए थे, चंगेज़ खान, तो उन्होंने कुछ शहरों को किया, लेकिन फिर तैमूर लंग ने आके ये बहुत से शहर आबाद भी कर दिए थे। लेकिन ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि कुछ 2600 साल की जो तारीख़ है ना, जो इस वक्त हुआ है वो आज तक नहीं हुआ। 2600 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ ईरान की तारीख़ में जो अब हुआ है। तो इस लिहाज से एक अच्छा, ये अभी तक ईरान अगर आप जाएं ना, तो वो जो सिकंदर आज़म के दौर में वो जो उनका तख्ते जमशेद तबाह हुआ था, तो वो उसको एक ज़ख्म के तौर पे याद रखते हैं। मसला जो है वो यहाँ इशू जो है ना ईरान का, वो ज़हन में रखें कि ईरान अपनी तहज़ीब पे बहुत प्राउड फील करता है। एक उनकी तहज़ीब पुरानी तहज़ीबों में से एक है। सही। और ये हुआ कि अरब बहुत से मुल्कों में गए, तो वहाँ पे वो ये हुआ कि उन्होंने वो उनकी ज़बानी चेंज हो गई। वो इजिप्ट में गए तो अरबी इजिप्ट बोलने लग गए इजिप्शियंस। ईरान वो वाहिद जगह थी जहाँ पे अरब आए, तो वो ईरान का जो कल्चर था वो अरबों पे आ गया। यानी अरब जो है वो उनमें बहुत कुछ ईरान से आ गया, और ईरान ने अरबों, बहुत कम आपको अरब कल्चर ईरान में नज़र आएगा, लेकिन अरब जो थे वो ईरान से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए। तो ईरान की जो तहज़ीब है वो इतनी पुरानी और इतनी पावरफुल तहज़ीब है। उसमें आपको शायर भी मिलते हैं, उसमें आपको अदीब भी मिलते हैं, उसमें आपको मुफक्किर भी मिलते हैं। ये जो और बड़े बड़े आपको, यानी मिसाल के तौर पे आज तब्रेज़ का जो शहर है, ये तब्रेज़ इनके ईस्ट आज़रबाईजान जो है वो एक तो मुल्क है ना, लेकिन एक इनके सूबे भी हैं आज़रबाईजान, ईस्ट और वेस्ट आज़रबाईजान का एक जो है वो एक हिस्सा जो है आज़रबाईजान की जो कौम है, जो ज़बान बोलते हैं आज़रबाईजानी, तो उनका जो ईस्ट आज़रबाईजान का जो कैपिटल है वो तब्रेज़ है।
जहाँ पे आज अटैक हुआ, ये बिल्कुल शुमाल में है। और ये वो तबरेज़ है जो जहाँ से हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम सूफ़ी, और इतने बड़े सूफ़ी के फिर उनके शागिर्द जो हैं वो जलालुद्दीन रूमी, मौलाना रूमी, ठीक है, तो वो कोनिया जाते हैं और वहाँ जाके वो बहरहाल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस पूरे अरसे में आपको ऐसा कभी नज़र नहीं आ रहा जो आज हो रहा है। तो एक तो इशू ये है कि रिजीम, ठीक है, गवर्नमेंट आना जाना, एक ईरान का जो अपनी उनकी बरसा बरस की। अच्छा, तबरेज़ की एक और बात भी कही जाती है कि वहाँ पे ज़रतश्त, मैं उसमें डिटेल में जाऊँगा, बट डिबेटेबल कि ज़रतश्त जो है वो वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी और वो क्या था सिलसिला, लेकिन बहरहाल तो मुख्तलिफ इलाके जो हैं ईरान के वो अपनी जगह, जैसे इस्फहान है तो ये एक ज़माने में किंगडम ऑफ इस्फहान। तो ये जो है ना, ये उनकी तारीख में एक तो पहली दफ़ा इस तरह हुआ है। ईरान वो हमेशा और इस तरह से हुआ है कुछ कि ना कोई इसको अपना हिस्सा बनाना चाह रहा है, यानी इसराइल ये तो नहीं चाह रहा ना कि ईरान हमारा हिस्सा बन जाए, कोई एम्पायर भी एक्सपेंड नहीं होना चाह रही, जैसे माजी में होता रहा कि एक एम्पायर एक्सपेंड हो रही है, या वो ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो है वो जो मकासद क्या हैं इसराइल के और अमेरिका के, वो अभी तक वाज़े नहीं है। मकसद देखें, क्या मकसद ये है कि ईरान को तबाह कर दिया जाए, या मकसद ये है कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो हिट किया जाए। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करना, तो वो तो उन्होंने, नेतन्याहू ने सुबह कह दिया था कि हमने 10 मिनट में इतना कुछ अचीव कर लिया जो हमने 10 दिनों में अचीव नहीं किया था। यानी उनके अहम जो अस्करी शख्सियात उनकी और उनके अहम साइंसदान, जिनका सारा दिन सबको इल्म है, जिनकी अनाउंसमेंट हुई है। इसराइल ने जो सबसे अनयूजुअल जो चीज़ हुई है, वो उन्होंने वीडियो जारी की है, और वीडियो जारी की है उन्होंने मोसाद की, कि मोसाद, और वो मोसाद के लोग जो हैं वो तेहरान के अंदर, यानी ईरान के अंदर तेहरान के करीब उन्होंने एक बेस बनाई हुई थी, और अंदर उस बेस से वो ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने वीडियो जारी की है, बाकायदा कमांडोज मौजूद हैं और वो ये ईरान में मौजूद हैं। ये इन्होंने वीडियो जारी की है मोसाद ने, कि ईरान के अंदर वो मौजूद हैं, और अंदर मौजूद वो मुख्तलिफ जगहों पे हमले भी कर रहे हैं, और वो स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, और वो टारगेटेड जो है वो ब्लास्ट कर रहे हैं। ये उन्होंने गैर मामूली तौर पे ये उन्होंने एक वीडियो जारी की है मोसाद ने कुछ देर पहले, कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सारा जो है ये सिर्फ मिसाइल्स की वजह से, या ड्रोन जो अटैक्स हुए हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 200 तैयारों ने उसमें हिस्सा लिया, ये सारा कुछ वो नहीं है, बल्कि हमारी एक अंदर बेस मौजूद थी जिसमें ये सारी कार्रवाई, और अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा तो हम वीडियो जारी कर रहे हैं। तो वीडियो में आपको नजर आएगा कि वो एक जगह पे एक आदमी बैठा हुआ और सामने धमाका हो रहा है, बिल्डिंग है तेहरान की, उन्होंने इंश्योर किया। 3 वीडियोस जारी की हैं मोसाद ने। अच्छा, तो यहां पर अब सवाल ही पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट। एक तो यह है कि कल ये काफ़ी दिनों से बात हो रही थी कि 60 दिन जो है वो मुकम्मल होने के बाद जो है वो किसी भी वक्त वो अटैक इसराइल करेगा। पहले मार्को रूबियो ने ये कहा कि हमें एड्स का इल्म नहीं था, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से जो उन्होंने बात की है, 25th स्लाइड, वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि यूएस वाज अवेयर ऑफ इजराइल्स प्लान टू अटैक ईरान। हमें इल्म था इस बात का, और हमें इस बात का इल्म था कि ये जो है ये हमला होने जा रहा है, और ये इस हमले के बारे में जो है वो हमें बता दिया गया था। और तकरीबन एक हफ्ता पहले या उससे पहले वो
ये आ रही है कि ये कई महीनों से कई, अब वो डिसेप्शन की खबरें भी होती हैं, सही होती हैं, गलत होती हैं। वो जैसे पेजर अटैक हुए थे ना जी। जो पिछले 2024 के सितंबर में, जो पेजर अचानक, तो वो कई सालों का एक प्लान था ना जी। कि ये कहाँ पे सिमें बनेंगी, कहाँ पे ये पेजर्स जाएंगे, फिर उसको सीरिया में जो है वो लोग इस्तेमाल करेंगे, उसको लेबनन में लोग इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे इस्तेमाल, वो किस वक्त ख़ास अंदाज में, वो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है ये एक तवील अरसे से यकीनन ईरान के अंदर वो मोसाद वो क्लेम कर रहे हैं कि ये इसमें 8 महीने में लगे, लेकिन मेरा ख्याल है 8 महीनों से ज़्यादा ये कई सालों का प्लान था। वो कई सालों की भी खबरें आ रही हैं कि कई सालों से वो प्लान कर रहे थे, और ये कि वो अंदर मौजूद थी मोसाद, और अंदर मौजूद थे उनके लोग उनके। और अगर आप ये ज़हन में रखें कि जो गुज़रा साल है, उस साल में जब मसूद पेजेशकियान उनके जो सदर हैं, जब उनकी तकरीब हलफ बर्दारी हो रही थी, तो तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए इस्माइल हानिया तेहरान में थे जब उनको वहाँ पे निशाना बनाया गया था, शहीद किया गया था। तो वो वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बारे में अमेरिकन मीडिया ये कह रहा था कि ये जिस जगह पर उनको निशाना बनाया गया है वहाँ पे धमाका खेज मवाद 2 महीने पहले रख दिया था मोसाद ने। मुझे ये बताएं, अगर अच्छा इन्होंने जो ईरान का मौक़िफ़ था वो ये था कि मिसाइल ने हिट किया, लेकिन वहाँ से जो बात बार बार कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि वो 2 महीने पहले से उनको पता था कि इनके जो ये गेस्ट बाहर से आते हैं तो ये किस खास जगह पे ठहरते हैं, तो उस जगह पर उन्होंने धमाका खेज मवाद रखा हुआ था, उसको रिमोट से उन्होंने डेटोनेट कर दिया। तो उसकी कुछ डिटेल्स हमारे सामने नहीं आ सकें कि वो कैसे हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पर 4-5 बातें। पहली बात तो ये है कि क्या ईरानी क़यादत जो है वो उतनी आइसोलेशन में नहीं थी जितनी आइसोलेशन में आप समझें कि हमास की क़यादत, अब याह्या सिनवर, वो तो एक बंद जगह पे है ना। अच्छा, सैयद हसन नसरुल्लाह को जब शहादत हुई तो वो 2000 पाउंड वजनी वहाँ पे बम गिराए गए और वो सारी पूरी बिल्डिंग्स हो गई सारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान तो बहुत फाल रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके बाकी सारे लोग, अभी आप देखें ना ओस्लो में मौजूद थे, अरब मुल्कों से इंटरेक्शन हो रहा है, टर्की जा रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं उनके बहुत से लोग, चाइना से मुलाकातें हो रही हैं, अरब ममालिक में वो ट्रैवलिंग हो रही है, इधर उधर बहुत जगह। तो और ये सारी जो शख्सियात हैं ये पुराने उनके लोग हैं जो इंटरेक्ट करते रहे दरमियान में। कोई ओमान जा रहा है, कोई कहीं, एक होती है ना इंटेलिजेंस आपकी कि पूरी ईरानियन इंटेलिजेंस, एक होता है कि आपकी बातचीत में कहीं गुमान भी नहीं हुआ इनको ईरान के किसी शख्स को कि ये हो सकता है अगले 24-48 घंटों के अंदर, बिल्कुल हल्का सा एक गुमान होता है ना कि ये मुमकिन है कि ऐसा हो जाए या इस तरह से। वो तो अलग बात है कि इंटेलिजेंस के हवाले से वो कितने अरसे से आते रहे, उस पर तो मैं बाद में जाऊँगा। एक होता है कि आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कोई ना कोई शख्स, ये मैं मानने को नहीं तैयार कि उस रीजन, इस पूरे रीजन को इल्म नहीं था। जाहिर है कि इतना बड़ा अगर अटैक्स होने जा रहे हैं, एयर स्पेसिस क्रॉस हो रही हैं, तो आसपास जितने 7 मुल्कों के साथ उनके बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स हैं ईरान के 7 मुल्कों के साथ, टर्की के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। सबसे ज़्यादा जो हसास है इस वक्त, उसमें मैं बाद में बात करूँगा, वो इराक़ के साथ है, उनका बॉर्डर तवील बॉर्डर है, उनका सीरिया के साथ बॉर्डर है, उनका 7 मुल्कों के साथ जो है वो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर आर्मीनिया के साथ बॉर्डर, तो टर्की के साथ बॉर्डर है। इशू ये है, और मैं उसमें मैरीटाइम बॉर्डर्स पे नहीं जा रहा, मैं लैंड बॉर्डर 7 मुल्कों के साथ। अब मेरा यहाँ पे बात यह है कि क्या कहीं अंदाज़ा नहीं हुआ गुफ्तगू में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को छोड़ दें, बातचीत जब आप कर रहे होते हैं लोगों से दाएं बाएं आगे पीछे, अच्छा जी इतवार को मिलना है ओमान में, क्या ऐसे हो सकता है, कहीं ना कहीं वो भी नहीं हुआ, ठीक है। और फिर यह है कि वो ईरान एक हार्ड स्टेट है, प्रॉपर हार्ड स्टेट जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, कि वहाँ पर एक हार्ड स्टेट है, बड़े सख्त वहाँ पे कवानीन है। मतलब बंदा पकड़ा जाए तो सीधा उसको, मतलब आपको पता है ना ईरान में वो क्रेन से फांसी देने का भी तरीका उनको पड़ा, क्रेन से वो फांसी, मतलब ऊपर हैंगिंग हाई वाला उनका स्टाइल है, तो वो वहाँ से उस तरह से वो, तो वहाँ पर अगर कोई भी शख्स जासूसी करता है या वो एंटर होता है तो उसको ये पता होता है कि मैंने जो है यहाँ पे
बचना नहीं है। तो बड़ा जान हथेली पे रख के वहाँ पे हार्ड स्टेट है, तो वहाँ पे वो जो है वो अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर करते हैं सारा कुछ। तो ये कैसे बेस बन गई, और एक दफ़ा नहीं, वो बार बार हुआ। तो दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि इसराइल और अमेरिका अब क्या चाहते हैं जी। यानी क्या वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात हमारे साथ करे, और अभी भी मौका है, वरना ये मुकम्मल हम तबाह कर देंगे और कभी नामो निशान नहीं रहेगा वो जो ईरानियन एम्पायर होती थी एक ज़माने में। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कह रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या चाह रहे हैं? मतलब इस सूरत हाल में अगर ईरान मुज़ाकरात करता है तो वो मुज़ाकरात तो नहीं होंगे, वो तो शिकस्त फाश होगी ना। मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन ये कि वो शिकस्त, वो तो एक बिल्कुल शिकस्त होगी, क्योंकि जो ईरान की तरफ से जो मैसेज गया है वो ये कि इस कहानी का आखिरी सफ़ा हम लिखेंगे। अभी इस कहानी का आखिरी सफ़ा जो है, आखिरी बाब हम तहरीर करेंगे। वो आखिरी बाब क्या होगा वो अभी उसके हम मुंतज़िर हैं, क्योंकि जब अटैक इन्होंने ईरान की तरफ से हुए तो वहाँ पे जो है वो अरब ममालिक ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, तो मिज़ाइल जो है वो आगे पहुँच नहीं सके। इसराइल ने कहा कि जी हमने जो है वो मिज़ाइल, उनके दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, तो जवाब में उनका कोई भी मिज़ाइल जो है वो इसराइल पे नहीं गिर सका, क्योंकि एयर स्पेस दरमियान में मुल्कों ने बंद कर दी थी। वो उधर से इधर आ गए, लेकिन इधर से जवाब नहीं दिया जा सका। अच्छा, अब यहाँ पे वो शायद मेरा ख्याल है कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स, वॉरशिप्स भी शायद यहाँ पे आ रहे हैं अब मिडिल ईस्ट के अंदर, ये रेड सी में शायद अगले 24 घंटों में ऐसी कोई खबर हम सुने कि वहाँ पे जो है वो वॉरशिप्स भी आ रहे हैं। अब पहली बात तो यह है कि वो चाहते क्या हैं अमेरिकन। देखें, रिजीम तो एक ऐसी जगह चली, रिजीम से मुराद ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो ये एक इस्लामी इनकलाब आया ये रिवर्ट हो जाए, और इसके नतीजे में फिर क्या हो वहाँ पे, मतलब कैसे रिवर्ट हो जाए और वहाँ पर मतलब रज़ा शाह पहलवी तशरीफ ले आए, मतलब कैसे रिजीम चेंज कैसे हो जाए और उनको ईरान के लोग कबूल कर लेंगे, या ये है कि वो ये समझते हैं कि रहबर जो है वो सब कहेंगे कि जी अच्छा जी हम मस्कत में परसों, यानी देखें आज का पूरा दिन गुजर गया और वो तकरीर भी नहीं हो सकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा शहादतों की इतलात हैं। 100 के लगभग तो ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि शहादतें हो गई हैं। 25 नाम 2 साइंसदानों के या 3 के आए हैं, उनका इसराइल का कहना है कि मोसाद ने 25 टारगेट किए हैं। वो जो भी तफसील है वो सामने आ जाएगी, लेकिन यह है कि वो ईरान में जाहिर है कि अब एक सोग, फिर ये कि शहादतें कितनी हुई, फिर ये शहादतें कितनी हुई की बात नहीं, अभी तक हम बात कर रहे हैं तो अभी भी अटैक जारी हैं, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है ना कि हमसे मुआहदा करो वरना तैयार रहो, ये मुकम्मल बर्बाद हो जाओगे, तो वो एक मुसलसल बॉम्बिंग हो रही है। अभी भी हम बात कर रहे हैं तो बॉम्बिंग जारी है इस वक्त। तो सवाल ये है कि इस पूरी सूरत हाल में जो बॉम्बिंग जारी है, अच्छा कल वो परेड है, 14 तारीख है, तो मिलिट्री परेड होनी है वाशिंगटन में, और बारिश का वहाँ पे ये है कि बारिश होगी शदीद। अब बारिश शदीद होगी तो वो उसमें वो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं मैं तो करूँगा वो मिलिट्री परेड जो है जो वाशिंगटन डीसी में, उसमें वो क्या तकरीर करते हैं या वो पोस्टपोन कर देते हैं, वो अभी तक तो ये है कि मैं करूँगा बारिश के बावजूद। और वो वहाँ पे अब वो छतरियाँ वतरियाँ तैयार हो रही हैं, बड़े टेंट वेंट लग रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक तो वो वहाँ पर स्पीच क्या होती है, कमिंग बैक के ये ईरान के जो मामलात हुए हैं, तो एक तो यह है कि जी रिजीम चेंज अगर होगा तो कैसे रिजीम चेंज होगा, ठीक है, मतलब हमले होते रहेंगे और उसके नतीजे में क्या अंदर खाना जंगी हो जाएगी। अच्छा, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन है भी, अभी तक फौज तो नहीं उतरी ना, नहीं। लेकिन फौज तो है, क्योंकि मोसाद ने अपनी तस्वीरें जारी की है ना, वीडियो कि हम मौजूद हैं अंदर। अब क्या यही वो लोग हैं या इससे और भी हैं, इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है? तो क्या खाना जंगी की तरफ जा रहा है ईरान और मज़ीद एसेसिनेशंस की तरफ जा रहा है जो मोसाद अंदर मौजूद है? और वो रिजीम चेंज अगर होता है तो उसकी फिर पिक्चर कैसे बनेगी? देखें, मैं काफ़ी रिजीम चेंजेस देख लिए इतने सालों में और विटनेस किया है उनको बाकायदा कई जगहों पे। तो ये अफ़गानिस्तान में जैसे हुआ 2001 में, तो
उसको रिजीम चेंज कहें या रिजीम चेंज ही हुआ। तालिबान की एक था, एक नॉर्दर्न अलायंस था, रिजीम भी नहीं थी वो, एक आप टूटा फूटा सा स्ट्रक्चर था पहले भी, तो वो बहरहाल नॉर्दर्न अलायंस आया और वो अमेरिका आया और वो सारा हो गया सिलसिला। ईरान जो है वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ था, और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है वो इराक में जो है वो वेपन्स निकले, वेपन्स ऑफ मास डिसेप्शन जो है वो निकाले उन्होंने। और वो जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें असल में ईरान एक तो बहुत दुख है आज जो भी ईरान में हो रहा है ना, तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए शोहदा के। पाकिस्तान की तरफ से ताज़ियत, तो ये बहुत दिल अफसुर्दा है। और मैं इसको सिर्फ इस तनाजुर में देख रहा हूँ कि देखें एक और इस्लामी मुल्क, ये एक और मुल्क जो है मशरिक़ वस्ता को डिस्टेबलाइज हो गया और हमारे पड़ोस में हुआ है, हमारे पड़ोस में हुआ है। और एक तारीखी यानी एक तहजीब, यानी इससे कतई नज़र के वहाँ शायरान का दौर था या इस्लामी निज़ाम था या जो भी उनकी पॉलिसीज है, लेकिन एक तहजीब आपके पड़ोस में जो है वो डिस्ट्रॉय हुई है। और वो जो है उसको यानी एक तरह से आप ये समझें कि उनको वो किया गया है, ये कहते हैं ना कि रुस्वा का लफ्ज़ होता है ना, कि उनको बिल्कुल एक तरह से कि जी आपकी कोई हैसियत नहीं है, एम्पायर, वो जो ईरानियन एम्पायर होती थी प्रेसिडेंट ट्रम्प का अगर रिजीम चेंज अगर होता है तो कैसे होता है जी? रिजीम चेंज अगर नहीं होता तो मौजूदा रिजीम क्या अपनी जगह सस्टेन कर पाएगी, या एक अंदरूनी सूरत हाल अजीब सी क्रिएट हो जाएगी कि मुसाद के लोग घूम रहे हैं और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और अगर खाना जंगी नहीं होती और ये जवाब देते हैं वापस, तो वो जवाब किस सूरत में होगा? नेतन्याहू की तो पूरी ख्वाहिश होगी कि किसी तरह अमेरिका डायरेक्ट आ जाए इसमें, वो चाहे वो फॉल्स फ्लैग हो, कुछ हो, किसी जगह पे बेस हिट हो जाए, कुछ फलां कर दें, वो कहीं पर और मेरे साथ कोई अमेरिका आ जाए, कोई मुल्क आ जाए। फॉल्स फ्लैग भी तो वो करते हैं, किसी बरादर मुल्क के अंदर कुछ हो गया, वो मुल्क के साथ मसले। तो अल्टीमेट टारगेट क्या है आप जरा वक्फा लें, उसके बाद हम सिनेरियो से बात करते हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ईरान को क्या किसी उनके जो करीबी दोस्त थे उनमें से किसी मुल्क ने, जिनके साथ बहुत ज़्यादा इन दिनों में वो इन्वॉल्व रहे हैं, उसमें सिर्फ इस्लामी मुल्क तो नहीं थे ना, उसमें जाहिर है कि दूसरे मुमालिक भी थे, यूरोप, कहीं से थोड़ी सी हिंट, थोड़ा सा इशारा भी नहीं हुआ कि ये वाकई ऐसा होने जा रहा है? जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, और फिर ये कि इसका फॉलो आउट क्या हो सकता है खित्ते में, क्या ये जंग बढ़ सकती है, मतलब मुमकिनात क्या हो सकती हैं, उसको बात कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जंग बढ़ सकती है? जी, जंग तो बढ़ेगी। अभी जंग तो अभी तो जंग तो मैं इसको नहीं कहूँगा, हमले हो रहे हैं वहाँ पे और हमले जारी हैं और ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसमें आगे बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी है गालिबन ईरान की, रही है इतने सालों में, बहुत पेचीदा रही है, जिसकी वजह से एक उलझाव पैदा होता रहा है। और उलझाव में वो जो है ना, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे अमेरिका के साथ उनके मामला ख़राब रहे हैं लेकिन ठीक भी रहे हैं साथ साथ। जो मैंने कल भी बात की थी कि नॉर्दर्न अलाइंस में जब ये 9/11 के बाद बहुत दफ़ा ईरान जाना भी हुआ, उनके लोगों से भी बहुत दफ़ा मुलाकात हुई, तो मैं कोशिश हमेशा उनसे करता रहा और बहस भी होती रही बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पे जैसे नॉर्दर्न अलाइंस के वो साथ थे तो उन्होंने खुशामदीद कहा, जब नॉर्दर्न अलाइंस आया अमेरिका के साथ उन्होंने खुशामदीद कहा उसको। और जनरल कासिम सुलेमानी जो हैं वो अहमद शाह मसूद के टीचर रहे। अहमद शाह मसूद जो है उनसे ट्रेनिंग लेते रहे एक ज़माने में, ये ख़ुद एक दफ़ा कासिम सुलेमानी साहब के करीबी लोगों ने बताई थी मुझे बात। तो इशू ये है सारा कि उनकी तस्वीर वगैरह भी हैं पुरानी, तो उनके साथ अब इशू ये है कि जो ये तस्वीर आपको नज़र आएगी अहमद शाह मसूद और इसमें कासिम सुलेमानी हैं, ये कासिम सुलेमानी जैकेट में है और अहमद शाह मसूद, तो ये उस ज़माने में अहमद शाह मसूद के साथ जो है ये जनरल कासिम सुलेमानी, ये अफ़गानिस्तान में। तो एनीवे मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो नॉर्दर्न अलाइंस के वो साथ। अच्छा, अब
लेकिन उससे जो मज़ीद पेचीदा सूरत हाल थी वो सूरत हाल बनी जब सद्दाम हुसैन इराक़ में हुआ। अच्छा, इराक़ में हुआ जब अमेरिकन आए, वो पहला जो उनका फेज़ था 26 दिन में, जिसमें 22वें दिन वो उन्होंने 22वें दिन जो है वो बगदाद 26 दिन का था, ये पहली वेव जो थे, तो उन्होंने बगदाद 3 दिन लगे थे उनको बगदाद में, बगदाद पहुंच गए थे वो स्टैचू जो गिरा था सद्दाम हुसैन का। तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो है वो बहुत से लोगों से मुलाकात, बल्कि एक साहब जो हैं वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका ज़्यादा उनके बारे में उनका नाम था अहमद शलबी। अच्छा, अहमद शलबी जो है ना वो किसी तरह से वो बहुत करीब आ गए थे। मैं बल्कि टीवी के लिए उनका बीपर शीपर भी किए, एक आध दफ़ा मैं उनसे मिला भी। वो अहमद शलबी जो हैं वो शटल करते थे ईरान के दरमियान और अमेरिकन के दरमियान। ये बड़ा करीब हो गए थे पॉल वुल्फोविज के, और दो पॉल थे ना इराक़ में, एक पॉल ब्रेमर थे और एक पॉल वुल्फोविज थे। तो ये जो है ये दोनों पॉल्स के बड़े करीब हो गए थे। यानी एक जो पॉल वुल्फोविज थे वो तो रम्सफील्ड के नायब सेक्रेटरी डिफेंस थे, और जो पॉल ब्रेमर थे वो जब सद्दाम हुसैन को हटा दिया तो वहाँ पर सद्दाम हुसैन की जगह कौन आया, वो पॉल ब्रेमर आ गए। और पॉल ब्रेमर ने आके एक वहाँ पर वो एक अबूरी सेटअप बनाया, वो यानी अमेरिकन आ गए, वो खुद पॉल ब्रेमर बैठ गए और वो बाद में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी बन गए। एनीवे, तो वो जो है वो, और उनकी जो काबीना बनी तो उस काबीना में वो अहमद शलबी भी थे। अहमद शलबी शटल करते रहते थे तेहरान से बगदाद, इधर से इधर, इधर से कि ये जो है ना ये क्या है मामला। तो वो जनाब जब इसी तरह बॉन कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर भी ईरान मुकम्मल मौजूद था, बल्कि ये हुआ कि वो काफ़ी लोगों को कन्विंस किया हामिद करज़ई के लिए कि हामिद करज़ई को बनाया जाए। यूनुस कानूनी गालिबन तैयार नहीं हो रहे थे, जो मैं इसको चूँकि रिपोर्ट कर चुका हूँ तो मैं उस बात दोहरा रहा हूँ। यूनुस कानूनी और बाकी लोग जो हैं वो तैयार नहीं हो रहे थे बॉन कॉन्फ्रेंस के दौरान हामिद करज़ई पे। तो ईरान ने कहा कि आप आ जाएँ उसमें। जनरल फ़हीम और ये सारे लोग उस वक्त साथ थे नॉर्दर्न अलायंस में। तो एक बड़ी अच्छा, फिर ये मैं अहमद शलबी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि अहमद शलबी जो है वो एक बड़ा मिस्टीरियस किरदार था, अब दुनिया में नहीं है, मैं कुछ बात कह रहा नहीं, इतना अजीब वो थे। वो जॉर्डन को मतलूब थे, कई मुल्कों में फ्रॉड किया हुआ था, वो किसी तरह से ये न्यूकॉन बन के और वो ये पहुँच गए थे इनके करीब, जो है ना ये पॉल वुल्फोविज के, और न्यूकॉन मौजूद थे ना उस वक्त, अभी भी हैं। तो उस वक्त वो न्यू कॉन्स के करीब पहुंच गए थे, पॉल वुल्फोविज और पॉल ब्रेमर और ये सारे, और रम्सफील्ड और ये सारे। तो वो जगह वगह बना के वो घुसे बीच में, और उन्होंने कहा मैं ईरान से भी अप्रूवल लेकर आता हूँ, इधर से भी लाता हूँ। तो ज़ल्मे भी उस वक्त एक्टिव थे इराक़ और अफगानिस्तान दोनों जगहों पे। तो ये ज़ल्मे के साथ भी बड़े क्लोज हो गए थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ भी। अब हुआ ये कि मैंने कहा यार ये एक मिनट ज़रा, ये कहते ये जो है अमेरिका और ईरान के दरमियान ये शटल कर रहे हैं। तो मैंने पूछा वहाँ पे लोगों से बहुत, मैंने कहा यार ये वो ईरान जो है वो तो उधर तो वो कह रहे हैं एक्सेस ऑफ ईवल है, तो इधर ये भी चल रहा है मामला। बहरहाल ईरान जो किरदार है सद्दाम हुसैन और इराक़ बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो वो, लेकिन वो जो करैक्टर था अहमद शलबी, वो ये हुआ कि अगले साल उन्होंने पता चला कि जनाब अहमद शलबी जो कि इनके दरमियान शटल कर रहे थे, अमेरिकन ने ही पकड़ लिया अहमद शलबी को, और पकड़ के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप तो ईरान के जासूस हैं और आप यहाँ से मुखबरी करते हैं, उनको कोर्ट जाके बताते हैं, और सारा वो 1 महीने बाद वो पता चला FBI ने और CIA ने तहकीकात शुरू कर दी, गिरफ्तार कर दिया, हटा दिया, पता नहीं क्या बना, उनकी भी डेथ हो गई बाद में। वो वजाहत करते रहे और फिर ये उसके बाद अजीब गरीब मामला। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक पेचीदा एक होती है ना, एक कॉम्प्लेक्स एक सिनेरियो है। मिसाल जैसे टर्की है, तो ईरान जो है वो आज़रबाईजान के साथ, आर्मीनिया के साथ है, टर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं, बरादर मुल्क है उनका, लेकिन वो आर्मीनिया के साथ है। और इसी तरह से जो सीरिया के ऊपर पॉलिसी, तो वो टर्की और उसमें ईरान, मतलब एक होता है ना कि आप एक जगह, मतलब ईरान की कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है। मतलब मिसाल के तौर पे इंडिया के अपने ताल्लुकात जैसे भी हैं, उनके अपनी इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है, और जैसे चाहें वो बनाए। उनको वो इसराइल के साथ हैं इंडिया, तो ईरान जो है वो इंडिया के साथ है। यानी अब देखिए ना, ये वो उनके साथ तिजारत शुरू हो रही है। तो वो बाद में वो तो ये गज़ा का मामला जब शुरू हुआ तो उसके बाद कहीं जाके वो एक वो हुआ, लेकिन फिर भी इवन देन
तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और मैं आज ये बात दोबारा वही अपनी दोहरा रहा हूँ, घिसा पिटा जुमला, कि जियोपॉलिटिक्स दुनिया की आपकी लोकेशन से शुरू होती है। आपको अपने आसपास मौजूद जो मुल्क हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, इंडिया को भी बेहतर बनाने चाहिए, पाकिस्तान को भी। अब देखें ना, ये क्या हुआ था रौला, ये जो पड़ा है दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है कश्मीर में। मैं कोई सरकारी पाकिस्तान का या ये आप देखें क्या हुआ है, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से क्या बात हुई है कि फॉल्स फ्लैग है, या ये है कि आप इसकी तहकीकात करवाएं जॉइंट, अच्छा जॉइंट भी ना करवाएं, किसी से करवा लें, यानी किसी से करवा लें, आप अपने जुडिशल कमीशन बना लें इंडिया में, कुछ कर लें, वो एक तहकीकात करा के बताएंगे भाई ये कैसे हुआ। वो हो ही नहीं, पता ही नहीं चला, 3 खाके कुछ नाम पता नहीं क्या, वो फिर जो कुछ हुआ वो हमें पता है। तो मसला ये है कि ये आपकी जो जियोपॉलिटिक्स है वो आपके आसपास से शुरू होती है हमेशा। अगर आप अपने उस पड़ोस के ममालिक के साथ बिल्कुल ठीक हैं, अब देखें ये अरब ममालिक के साथ जो है वो उनके ताल्लुकात बेहतर हुए, लेकिन कितने बेहतर हुए, कितना अरब, बशारुल असद यहाँ से चले गए, टर्की के वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ईरान उस वक्त भी रहा, वो बढ़ते 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 एक ऐसी जगह आ जाती है कि वो बंदा कहता है कि यार मैं बात करूं तो पता चला अच्छा हमारे वहाँ ताल्लुकात अच्छे भी रहे लेकिन बीच में बहुत ख़राब भी हुआ। और मैंने उस वक्त काफ़ी, चूँकि मैं मेरे ज़ाती तौर पे भी मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के वक्त उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने किया, ईरान ने, कदीर ख़ान साहब के उन्होंने कहा कि बहरहाल, और कभी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे। फिर उसके बाद मैं गया, उन्होंने बुलाया ईरान, कई दफ़ा वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ। उनको ज़ाहिर है कि ईरान को बहुत ज़्यादा सईद हसन नसरुल्लाह और बाकी सारे लोगों के साथ बहुत में, लेकिन कॉम्प्लेक्स होती है ना पॉलिसी के, ये कैसे, इसके आगे कैसे, मतलब क्या रशिया आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है? अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो आप चाइना के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं, या इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में आपकी, मतलब एक होता है कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चूँकि इतने अच्छे नरम और बड़े प्यारी मीठी ज़बान में बात करने वाले हैं, तो वो बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं कि यार मैं इस पर बहस क्या करूँ, अंडरस्टैंड तो करूँ कि कैसे आप रन कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी लेकिन यहाँ ऐसे होगी, ये इसके साथ नहीं तो यूँ होगी, तो अगर इसराइल के साथ वो हैं तो उसके साथ यहाँ पे होगा। ये कॉम्प्लेक्स होता गया मामला। उसके नतीजे में ये हुआ कि वो चूंकि इतना, फिर ये कि वो जो रिफॉर्मिस्ट कौन है, ये कॉम्प्लेक्स होता गया। रहबर जो हैं आयतुल्ला खामेनी, उनके लिए एक बड़ा क्राइसिस उनके इंटरनल लोग खड़ा करते रहे इस पूरे अरसे में, आयतुल्ला खामेनी के लिए, कि वो इधर नहीं है तो वो इसके साथ होगा, तो वो करीब है तो वो फिर अलग हो गया, तो वो फिर अच्छा पार्लियामेंट में कैसे होगा। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम अंदर बन गया कि आयतुल्ला खामेनी के लिए जो है वो रहबर के लिए, उनके जो कि बड़े ज़बरदस्त एक कदावर शख्सियत हैं, उनके लिए इनके जो पार्लियामेंट के लोग और नीचे लोगों ने मसाइल खड़े कर दिए, और करते गए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती गई, और वो अंदर ही अंदर कहीं फिर दुश्मन आपके अंदर घुसता जाता है, दाखिल होता जाता है। अच्छा, अब यह है कि रिजीम चेंज कैसे रिजीम चेंज, कौन आएगा, और क्या कोई है बंदा जो इस वक्त आके संभाल लेगा और उसके सारे उसको पूजना शुरू कर देंगे? अच्छा, अगर रिजीम चेंज नहीं तो ये रिजीम तो ऑलरेडी बहुत वीक हो गई है। तो ये वीक होने के बाद ये अगर बात करती है अमेरिका से, तो वो तो शिकस्त तस्लीम करना होगा, सरेंडर होगा। अमेरिका तो चाह रहे हैं ना सरेंडर डॉक्यूमेंट करें आप इस वक्त, जापान की तरह एक दस्तखत करके दें कि सरेंडर कर दिया, और वरना मजीद हमले जारी रहेंगे और मजीद लोगों को निशाना बनाया जाता रहेगा। और अभी ये तो न्यूक्लियर से बात बढ़ गई है ना बहुत ज़्यादा, वो हमले अभी भी जारी हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, ये तबाह हो रहा है, और वो कह रहे हैं मजीद जो कभी ईरानियन एम्पायर होती थी उसका नामो निशान मिट जाएगा सारा। अच्छा, अब इसमें सारे जो पूरे रीजन के लिए और पूरी इस्लामी दुनिया के लिए और गैर इस्लामी दुनिया के लिए भी इसमें एक इश्यूज़ हैं बहुत बड़े। ये ईरान है, ईरान जवाब देता है, कैसे देता है? क्या ये मामला जो हैं ये ग्रे जोन वॉरफेयर में तो नहीं चले जाएंगे, जहाँ पे ग्रे जोन वॉरफेयर का मतलब ये है कि सॉफ्ट टारगेट्स दुनिया भर में उन पर अटैक होना शुरू हो गए, एम्बेसीज खाली हो रही हैं,
इसराइल की, लेकिन अमेरिका और बाकी मुल्क तो मौजूद हैं। तो पूरी दुनिया में पता चले कि फॉल्स फ्लैग ही किसी ने करवा दिए या कुछ और ग्रे जोन शुरू हो गया, वॉरफेयर, एसेसिनेशन शुरू हो गई, हाईजैकिंग शुरू हो गई, धमाके, ये इस तरफ चला गया मामला। इराक, सीरिया, ये सारे मुल्क स्टेबल नहीं हैं। एक दरमियान में और मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया, उनकी रिजीम देखे ना, डिस्टेबल, अगर वो एक लास्ट मिनट पे ये भी मुमकिन है अचानक चाइना या कोई मुल्क दरमियान में आए। नेतन्याहू थोड़ी देर में बात करेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप से तो करनी है उसने, वो रब्ता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉल अभी होनी है कुछ देर में, इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने तक कॉल नहीं हुई, वो कॉल जो होनी है आज किसी वक्त, वो बात होनी है नेतन्याहू और प्रेसिडेंट पुतिन की। प्रेसिडेंट पुतिन और नेतन्याहू की बात, मॉस्को इसको कंफर्म कर रहा है कि वहाँ से, क्रेमलिन से बात कंफर्म उन्होंने शायद अनाउंस नहीं किया पब्लिकली, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन की बात होनी है नेतन्याहू से। अब चाइना या प्रेसिडेंट पुतिन ये दरमियान में कहते हैं कि इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया जाए, और हम दरमियान में आ रहे हैं, और ये नेतन्याहू से दरमियान में वो करते हैं कि इसको रोक दिया जाए। तो ईरान जाहिर है कि ये इसके भी इम्कान हैं कि वो प्रेसिडेंट पुतिन दरमियान में आए। अब ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान टेलीफोन कॉल हुई है, और उस कॉल के अंदर ईरान के न्यूक्लियर को भी डिस्कस किया गया है जी। वो ईरान के न्यूक्लियर को क्या डिस्कशन हुआ था वो देखें। जो रशिया में जो वाक़यात पेश आए थे, दहशतगर्दी के वाक़यात, जिसमें पहले ऐलान हुआ कि 40 जहाज, फिर ऐलान हुआ कि 12-13, लेकिन खबरें ये थी कि 5 उनके, उसके बाद वो टेलीफोन कॉल हुई थी। उसके बाद वो टेलीफोन कॉल हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की, जिसमें उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मुझे इसका इल्म नहीं था, और यह है कि आप जो हैं इसको, हम एड भी बंद कर रहे हैं यूक्रेन की, और एक तरह से यूक्रेन को साइन ऑफ कर दिया था उन्होंने। और फिर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो उन्होंने तो, लेकिन उसमें ईरान के न्यूक्लियर के हवाले से क्या ईरान ने नहीं पूछा प्रेसिडेंट पुतिन से कि आपके साथ जो ट्रंप की बात हुई है तो वो क्या बात हुई है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ईरान के साथ तो ऊपर नीचे कर सकते हैं ना मामला, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ नहीं कर सकते। वो ये ध्यान में रखें, पुतिन के साथ और चाइना के साथ इस वक्त वो बिल्कुल, वो टेलीफोन कॉल पे वो कहेंगे जी मैंने ये नहीं किया था, मैंने, वो तो पूरा फिर तो उथल पुथल हो जाएगी ना दुनिया। तो वो जो पुतिन से बात कर रहे हैं तो समझे वो प्रेसिडेंट शी से भी बात कर रहे हैं। वो इसका मतलब है, तो वो क्या बात हुई थी जिसमें जिसका अलामिया भी हमने टीवी पे दिखाया था। तो वो ईरान ने क्या उसको समझा था सही तरह से, या रशिया ने भी उनको नहीं बताया, या चाइना ने भी उनको नहीं बताया कि ये देखिए, मदद करना एक होता है कि टिप ऑफ। ये जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना था, इसराइल ने 81 में जब इराक पे किया है, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे किया, तो उसके बाद पाकिस्तान को भी निशाना बनाना था ना। तो पाकिस्तान को एक ब्रादर मुल्क की तरफ से टिप ऑफ हुआ था ना, ठीक है ना, एक दोस्त मुल्क की तरफ से इशारा हुआ था ना कि इंडियन सॉइल इस्तेमाल होगी। तो यहाँ ज़ियाउल हक साहब ने जाके तभी साफ कर दी थी, मैसेज दे दिया था बड़ा क्लियरली, उनको समझा दिया था। तो आप कि कोई ना कोई एक मुल्क तो ऐसा है ना, पूरी दुनिया में होगा ना, जिसके पास ये इतलात, ये कैसे पॉसिबल है कि किसी मुल्क में, फिर उस मुल्क में कोई ना कोई आपका इंटेलिजेंस के लोग तो होते हैं ना, सफारत खानों में काम कर रहे होते हैं, मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं से तो इंटेल आती है ना कि भाई ये यहाँ पे ये प्लान हो रहा है। कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए? जॉर्डन इंपॉर्टेंट है, सीरिया इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो वहाँ पर कोई इतला नहीं है। लेबनान में प्रेजेंस है कि कोई ये पॉसिबल ही नहीं है। असल चीज़ ये होती है कि आपको प्लान पता हो सामने कि भी स्ट्राइक होनी है, नहीं होनी, कैसे हो, क्या, और ये तरीका चूँकि पहले इस्तेमाल हो चुका है इस्माइल हानिया के वक्त, तो क्या मुकम्मल उसके बाद हमने यहाँ से चेक लगा के मुसाद के लोग सारे निकाल दिए, वो तो वीडियो रिलीज़ कर दिया आज उन्होंने। अमेरिका क्या चाहता है? क्या वो रिजीम चेंज चाहता है या खाना जंगी चाहता है कि एक ग्रुप खड़ा हो? ये तो खाना जंगी की सूरत हो जाए ना। सरेंडर का मतलब ये है कि वो अंदर लोग दूसरे मौजूद हैं, वो खड़े हो गए हार्ड लाइनर्स, तो उन्होंने कहा कि आपने कैसे लोग में खड़े हो गए, या ये है कि वो अगर वो अटैक करते हैं और अटैक अगर नहीं सही तरह से होता, यानी जवाब नहीं सही तरह से दे पाते हो, तो वहाँ से तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी रहेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में क्या होगा अगर तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी रहता है? मजीद आज रात जो है वो अगले 8-10 घंटे 12 घंटे अटैक्स होते रहते हैं, और हमले और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, और उनके एयरपोर्ट्स और बाकी जगहों को निशाना बनाया जाता रहता है। और अच्छा, गजा दरमियान में भूल गए लोग सारे दरमियान में। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है एक तो
अगले चंद घंटों में, अभी क्योंकि दरमियान में हम बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, तो अभी इसको कुछ लोग यूट्यूब पे देखेंगे, कुछ कहीं तरह, तो उस वक्त तक क्या हालात होते हैं डेवलप, तो वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं इनिशियली यहाँ पर इस वक्त ये बात कह सकता हूँ कि एक तो ये ईरान की तरफ से इसका रद्द अमल आना ज़रूरी है। ईरान अगर रशिया दरमियान में आ जाता है और वो आके कहता है कि हम आपसे कह रहे हैं कि उसको यहाँ रोक दें, तो इवन देन जो है वो ईरान के लिए ज़ाहिर है कि एक विंडो मिलेगी जिसमें वो अपने आप को दोबारा रिससिटेट करके और दोबारा फाल कर सकते हैं कुछ अर्से के बाद। और लेकिन ये है कि जो पोजीशन ऑफ वीकनेस के साथ वो करेंगे, और वो एक बात जाहिर भी होगी दुनिया के सामने, क्योंकि देखिए ना, जो हिजबुल्लाह है उनका मुकम्मल क़यादत का दारोमदार ईरान पे था, हमास मुकम्मल ईरान पे था, उसके बाद बशारुल असद जो हैं वो ईरान पे डिपेंड कर रहे थे। तो ग्रेजुअली जब बहुत से लोग आपके जो आप पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं, तो आप वो सारे जब जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप मुज़ाकरात में, तो आखिर में आपको ये कहीं ख्याल नहीं हुआ कि वो आखिर में आप तक पहुँचेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा, इसका फॉल आउट तो खित्ते में होगा। देखिए ना, खित्ते में फॉल आउट होगा। ईरान एक बड़ी पुरानी तहजीब है, ये ऐसे गिरे कई दफ़ा, ईरान फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। ये पूरी तारीख आप उठा के देख लेना जो मैंने बात की। तो ईरान की एक तहजीब है, जो एक तो मुल्क है ना, एक तो रिजीम है। ये अब इसको एक 2600 साल पुरानी जो मैं कह रहा हूँ ना, रिकॉर्डेड उनकी हिस्ट्री है कि वो चंगेज़ खान आ गया, कुछ हुआ, कुछ अर्से के बाद फिर दोबारा आप देख रहे हैं कि शहर उनके दोबारा बन रहे हैं, तामीर हो रहे हैं। फिर आप देख लें ईरान इराक वॉर हो रही है, तो कुछ अर्से के बाद फिर ईरान उसमें से निकल के आ गया क्राइसिस में। एक है ये रिजीम, एक है उनकी तहजीब पुरानी, ठीक है ना। मतलब आप देख लें नौरोज़ मनाया जाता है, तो वो उस तहजीब से जो उनकी जो हज़ारों साल पुरानी तहजीब है, ये उसके ऊपर पहला अटैक है तारीख का, इस तरह का, कि जिसमें जंग भी नहीं हो रही, जिसमें एक मुल्क जो है वो सल्तनत को भी एक्सपेंड नहीं हो रही कोई, और उनकी फॉरेन पॉलिसी का अजीब एक हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। फिर वो किससे बात करें, कैसे, बिल्कुल तन्हाई, आइसोलेशन में। यानी इस वक्त मुझे बताएं ना कि सारे मुल्कों की तरफ से तकरीबन एक ही बयान आ रहा है, मजम्मत। इवन रशिया ने भी मजम्मत की है, चाइना ने भी मजम्मत की है, इस्लामी ममालिक ने भी मजम्मत की है, जंग बंदी का मुतालबा किया है। मगर जंग तो हो नहीं रही, तो हमले हो रहे हैं। और हमले जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प, हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे जब तक डील साइन नहीं करेगा तो मैं तो नेतन्याहू को ग्रीन लाइट। नेतन्याहू जो है वो, मैंने आपसे कहा ना कि नेतन्याहू को तो साइन अप, वो तो क्योंकि नेतन्याहू की पूरी कोशिश होगी अमेरिका आ जाए ताकि ये शेयर हो जाए चीज़, यानी इसमें कोई मेरे साथ और शरीक हो जाए, अमेरिकन ट्रूप्स आ जाएं। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह तो दिया कि हमें इल्म था, लेकिन वो बराह रास्त उन्होंने नेतन्याहू को आगे किया हुआ ना, अमेरिकन ने। वो दरवाज़ा खुला हुआ है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। स्टीव विटकॉफ को हमने कल भेजा था, ईरान नहीं आया वहाँ पे, इतवार के दिन हमने भेजा था, ये किया था, फलां किया था। तो मेरा ये ख्याल है कि एक चैलेंजिंग टाइम है ईरान के लिए। हमारी बेहतरीन दुआएं उनके साथ हैं, वो इस बुहरान से निकलें, अल्लाह ताला उनके शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। और अमेरिका के साथ एक तो ये है कि इसराइल को देखें, इसराइल प्रेसिडेंट पुतिन का रोल फिर बढ़ता है इसमें, शी जिनपिंग का रोल बढ़ता है, प्रीमियर शी जिनपिंग का रोल, अरब ममालिक का रोल बढ़ता है, बाकी मुल्कों का रोल बनता है कि वो इसराइल को रोकें, और यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का रोल बनता है। लेकिन यह है कि वो अगर इसराइल को रोकते हैं तो इवन देन फिर ईरान क्या रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? ईरान तो रिस्पॉन्ड करेगा। ये आप ईरान को कैसे बाउंड करेंगे कि भाई जंग बंदी, चले हम इसराइल को भी रोक रहे हैं, और आप ऐसा है कि मुआहदा जाके साइन कर दें जो कि सरेंडर डॉक्यूमेंट होगा, और आप जवाब ना दें और आपके इतने सारे लोग शहीद हो गए। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी जो है ना, अभी दरमियान में, जो कि एक तरह से आप समझें कि एक वाक़े के दरमियान में हम इस पर तज़िया दे रहे हैं, तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं सिंपली कि रिजीम चेंज पहले तो पता चले ना, कि ये पता चलेगा अगले चंद घंटों में कि इसराइल का और ईरान का मकसद क्या रिजीम चेंज है या एक कमज़ोर रिजीम है। कमज़ोर रिजीम में तो फिर खाना जंगी है, और या फिर ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड उन्होंने आना है, और रिजीम चेंज है तो किसके साथ है, और रिजीम को वीक कर देते हैं तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। तो बहुत सारा, और फिर रीजनल टर्मोइल कैसे होगा। सीरिया में आपका ख्याल है कि बिल्कुल ईरान नहीं है, इराक में सबसे बड़ा बॉर्डर उनका इराक के साथ है, इराक की सूरत हाल अच्छी नहीं है, और तो उनकी प्रेजेंस मौजूद है। और ये आप का क्या ख्याल है कि बहरे अमर, हूतीज़ और बाकी सारा तो ईरान के पास मौजूद हैं बहुत से कार्ड्स,
लेकिन वो कैसे इंटेलिजेंटली प्ले करते हैं आगे कि वो इस बुहरान से भी निकलें और बाइज्जत तरीके से निकलें, ये अब देखना है। और ये उससे पहले ये समझ आए कि अमेरिका क्या चाह रहा है। अमेरिका रिजीम चेंज चाह रहा है या अमेरिका एक वीक रिजीम के साथ उसको मजबूर कर रहा है कि सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करो, जो कभी भी नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, तो अगले चंद घंटों में इसका आइडिया होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे उसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।